नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश नेमकर आपका स्वागत करता हूँ आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट पॉलिटेक्निक एडमिशन प्रोसेस 2025-26। तो आज हमारे साथ है अब्दुल हमीद शेख सर, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो एज अ करंटली एडमिशन इंचार्ज वर्क करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती में। तो सर का इससे पहले भी जहाँ एक्सपीरियंस रहा है, लाइक वाशिम गवर्नमेंट कॉलेज हो, मुर्तिज़ापुर, इवन खामगांव, वहाँ पे भी सर ने एज अ एडमिशन इंचार्ज काम किया है। और सर यहाँ गवर्नमेंट अमरावती में पिछले 3 साल से एज अ एडमिशन इंचार्ज काम करते हैं। तो सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एडमिशन प्रोसेस को लेके। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी प्रोसेस है एडमिशन रिलेटेड, वो हम सर से डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सर, आपने इतना बिजी शेड्यूल है, मुझे पता है अभी विद इन 3 to 5 डेज प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, काफ़ी काम है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। आज एक्चुअली जो पॉडकास्ट के लिए आपने जो प्लान किया है, मैं सबसे पहले आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि एडमिशन को लेके जो हमारे पास लोग आते हैं उनके काफ़ी डाउट्स होते हैं। पिछले 4-5 दिन से जब से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, काफ़ी लोग ये सारी शंका लेके आ रहे हैं और इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में आपने जो प्लान किया है, मैं इसके लिए आपको सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। और यही इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो सब आपके डाउट्स है या जो सब प्रोसीजर है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखा सकता हूँ, ताकि बच्चे किस तरीके से एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें और प्रॉपर वे में ले सकें। ओके, तो ठीक है सर। देखिए, हम पॉडकास्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या, लाइक फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू द लास्ट कैप राउंड तक 1 by 1 मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो हम उसको रेफरेंस लेके डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में सर बच्चों के काफ़ी डाउट्स है जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछे, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, कि आपके क्या प्रो टिप्स रहेंगे बच्चों के लिए कि ये गलतियाँ मत करो। काफ़ी आप हर साल देखते हो कि 10, 20, 25 बच्चे रहते होंगे कि जिनके अबो 90%, अबो 80% रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ गलतियां करते जिससे उनके एडमिशन्स कैंसिल होती है, उनको जो कॉलेज चाहिए या जो ब्रांच चाहिए वो मिलती नहीं होगी। तो आप भी जो टिप्स बता सको स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है सर, यही एक सवाल चल रहा है। एक्चुअली हमेशा हर साल की तरह प्रोसेस तो हमारे 10th के रिज़ल्ट के दिन से स्टार्ट होती है। डिटेल शेड्यूल आ जाता है कैप राउंड का, लेकिन इस बार चूँकि 10th का रिज़ल्ट बहुत अर्ली हो गया, 2 वीक बिफोर हो गया, तो मुमकिन है कि 19-20 तारीख से हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। वैसे हमको एक नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मिल गया है, जिसमें बच्चों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखना है और एडमिशन के लिए लगने वाली क्या क्या मतलब उनको ज़रूरत है वो सब। ओके, तो सर अभी जैसे बच्चों का ना एक डाउट काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में रहता है, अभी ACBC का डाउट्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो भी मैं पूछता हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक डाउट्स आता है कास्ट वैलिडिटी का सर। तो कास्ट वैलिडिटी पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए लगती है या नहीं लगती है? नहीं, कास्ट वैलिडिटी हमारे पास एडमिशन के वक्त बिल्कुल नहीं लगती है। ओके, सिर्फ स्कॉलरशिप के वक्त में OBC की कास्ट वैलिडिटी लगती है, लेकिन एडमिशन के लिए हमको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कास्ट सर्टिफिकेट तो मीन्स जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आ जाता है तो वो कॉलेज का कवरिंग लेटर करके अप्लाई कर सकता है, तो वो सही रहेगा। तो आप 12th के बेसिस पे लो या ITI के बेसिस पे या कि 10th के बेसिस पे आपको कास्ट वैलिडिटी बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। और अभी ACBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके काफ़ी डाउट्स रहे थे, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, थोड़ा आपको पता है? एक्चुअली जो कास्ट सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, तो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है उसके साथ, तो उसके साथ नॉन क्रीमिलियर कंपल्सरी रहता है। सिर्फ SC और ST 2 ही ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए नॉन क्रीमिलियर की कोई लिमिट नहीं है, तो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के उनके एडमिशन्स होते हैं। वगरना सारी जो है क्लासेस, तो ACBC का भी अगर सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आजकल ACBC और EWS के लिए क्या है कि वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट जो इशू कर दे उसमें नॉन क्रीमिलियर है कि विद इन 8 लाख से इनकी है, राइट। और बाकी जो है OBC, NT, VJ, इन सब के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी होता है, तो ये सब की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी फिलवक्त अगर सिर्फ अप्लाई करना है तो एक मार्कशीट जो ऑनलाइन है उसके भरोसे पे और बर्थ सर्टिफिकेट के भरोसे पे भी एडमिशन में पार्ट लिया जा सकता है। बाकी अब डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए टाइम लगता है। अभी 10वीं के बाद जब TC इशू होती है तो प्रोसेस एडमिशन उसके बाद में शुरू होता है डॉक्यूमेंट का, तो वो चीज़ों के लिए महीना भर भी अगर समय लगता है तो वो कंसिडर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आप ये 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कर ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस मार्कशीट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। सिर्फ आप महाराष्ट्र के हो और साथ में आपने 10th किया है, इसके बेसिस पे भी आप प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो और साथ साथ में जो भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम टू टाइम अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है सर, जैसे हमने डिस्कस किया तो एज पर प्रोसेस हम जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस रहता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन द वेबसाइट बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मोड ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें क्या करना पड़ता है सर?
एक्चुअली हमारे पास FC सेंटर होते हैं, यानी फैसिलिटी सेंटर्स करके पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें हर गवर्नमेंट का कॉलेज फैसिलिटी सेंटर होता है, FC बोल के होता है। वहाँ पर हम बच्चों को जो है तो फॉर्म भर के भी देते हैं और उनके फॉर्म कंफर्म भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और मोड होता है ई-स्क्रूटनी, उसमें बच्चे को अपने घर बैठे अपने मोबाइल से सारा फॉर्म भर के पूरी प्रोसीजर करने आती है और एडमिशन तक बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भर के, ऑप्शन फॉर्म भर के एडमिशन भी कंफर्म कर सकता है। सिर्फ रिपोर्टिंग के दिन उसको कॉलेज में जाना होता है। तो ये 2 मोड है। और दो सेकंड मोड है फिज़िकल, वो हमारे पास आके हमसे फॉर्म भरवाए और फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, वेरीफाई करके कंफर्म करवाए। ओके, तो जैसे यहाँ दिख रहा हूँ मैं, ई स्क्रूटिनी मोड रहेगा और एक रहेगा फिजिकल स्क्रूटिनी। तो बच्चा घर पे बैठ के भी स्क्रूटिनी थ्रू खुद से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके भर सकता है, या अदरवाइज वहाँ फिजिकल स्क्रूटिनी यानी डायरेक्टली FC सेंटर है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं FC सेंटर, या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, FC सेंटर्स में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, क्योंकि बच्चों को हर जगह फैसिलिटी मिल जाए। राइट। क्योंकि कैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, हर तालुके में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए प्राइवेट कॉलेज भी दिए जाते हैं। अच्छे नामचीन कॉलेज जो बच्चों को कोऑपरेट करे, ऐसे कॉलेजेस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो अभी दोनों प्रोसेस होने के बाद और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सर और 2-3 दिन दिए जाते हैं, जिसको हम ग्रीवेंस फाइल बोलते हैं, और दोनों के लिए दिए जाते हैं, फॉर ई स्क्रूटिनी के लिए भी दिए जाते हैं और फिजिकल स्क्रूटिनी। तो अगर इनकेस ग्रीवेंस फाइल करना है तो ई स्क्रूटिनी में कैसे करते हैं? एक्चुअली ई स्क्रूटनी में तो ग्रीवेंस आप पहले दिन से भी कर सकते हो। एक ई स्क्रूटनी मोड इसलिए बच्चों के लिए अच्छा है कि उसमें अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है और उसने फॉर्म अपलोड कर दिया और हमको सबमिट कर दिया, तो हम फॉर्म कंफर्म करने के बाद उसका एक ग्रीवेंस सबमिट करते हैं कि भाई तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट की कमतरता है, फॉर्म उसको वापस भेजते हैं। जब उसके पास वो अवेलेबल हो जाए डॉक्यूमेंट, वो रीओपन करता है, फिर से सबमिट करता है, हमको भेजता है। ये प्रोसीजर सब घर से होता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कोई डॉक्यूमेंट कम भी है तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसमें हम ख़ास ख्याल रखते हैं, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं स्क्रूटनी में, ये डरते हैं कि भाई हमने फॉर्म भेज तो दिया, अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक बच्चे का करेक्ट वे में फॉर्म कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम फॉलोअप लेते हैं, तब तक हम उसको फ़ोन करते रहते हैं। हमारे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है और डॉक्यूमेंट हमारे पास दिखते हैं कि इसके कौन से डॉक्यूमेंट गलत है, क्या सही है। जब तक उसका एक ना एक हमारी बकेट से पूरा फॉर्म कन्फर्म होकर सबमिट नहीं हो जाता, तब तक हम उसका फॉलोअप लेते हैं। तो ई स्क्रूटनी मोड बच्चों के लिए कभी भी अच्छा है, ग्रीवेंस पीरियड में भी, और ई स्क्रूटनी वैसे भी उसको। और एक बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा ई स्क्रूटनी मोड में चाहे तो 10 मरतबा भी जो है तो फॉर्म ग्रीवेंस रेस करके करेक्ट करा सकता है, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल मोड में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट रहता है और बाद में आके सबमिट करता है, या कैटेगरी चेंज करना हो या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना हो, तो वो आके रीओपन करके कराता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं होती और हम बार बार जितने मरतबा बच्चे को डॉक्यूमेंट ला के अपलोड करना है, हम उतने मरतबा उसको करवा के देते हैं। तो ग्रीवेंस पीरियड दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों केसेस में ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं आप। और यहाँ के लिए ठीक है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी हम फाइनल मेरिट लिस्ट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप कौन सा रिकमेंड करोगे बच्चों को, ई स्क्रूटिनी करें या फिजिकल स्क्रूटिनी करें? क्योंकि काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, फिर हड़बड़ा जाते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। वैसे 10th में रहते हैं, पेरेंट्स को उतना अवेयरनेस नहीं रहता है। नहीं, मैं ई स्क्रूटनी मोड रिकमेंड करूँगा। उसमें क्या है कि बच्चे को बिल्कुल यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसे पहले ही बता चुका कि जब तक बच्चे का फॉर्म करेक्ट वे में हम सबमिट नहीं कर लेते, तब तक हम उसका फॉलोअप लेते हैं। एक भी फॉर्म अगर हमारे बकेट में होता है तो हमको ऊपर से पूछा जाता है कि तुम्हारे बकेट में फॉर्म है, मतलब सबमिट नहीं हुआ या कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसका स्टेटस क्या है। आइदर यू आस्क द स्टूडेंट और क्लियर द स्टेटस ऑफ दैट फॉर्म। तो इसलिए हम बच्चों को पूरा ई स्क्रूटनी में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। और ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हो जाती है सर, कि जो मिस्टेक्स अभी इस साल के बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे होगे, पॉडकास्ट देख रहे होगे, वो अवॉइड करें एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी? मेजर मिस्टेक्स क्या होती है बच्चों से? मेजर मिस्टेक्स एक्चुअली फॉर्म भरने तक के जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल कम है। ओके। इसके मिस्टेक के चांसेस इसलिए कम है कि जो डाटा बच्चे ने, एक तो उसकी मार्कशीट हमको ऑनलाइन फेच होती है अगर स्टेट बोर्ड का है तो, राइट। और अगर गलती से किसी बच्चे ने CBSE वगैरह का मार्क वगैरह कम ज़्यादा किया भी बेस्ट ऑफ 5 का, तो हम करेक्शन करवा लेते हैं उसको फ़ोन करके। कास्ट के डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करता है प्रॉपर वे में तो कास्ट का क्रेडिट मिलता है। जो उसने क्लेम किया, जैसा उसने EWS क्लेम किया या TFWS सीट क्लेम किया या कास्ट क्लेम किया, तो हर एक का एक बाद में टैब ओपन होता है कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो। और अगर बच्चा बेसिक इन्फॉर्मेशन पर भी फॉर्म सबमिट कर देता है तो फॉर्म करेक्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि हमको असल मकसद रहता है मार्क्स से,
और मार्क्स आते हैं उसके बोर्ड से फेच होके। राइट। सेकंड आता है कैटेगरी हर बच्चा अपने डालता ही है। राइट। तो फॉर्म भरते वक्त में मिस्टेक बच्चों से कुछ होती नहीं है, सिर्फ मिस्टेक्स होती है ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त में, कॉलेज जब चूज़ किए जाते हैं तब ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तब ज़्यादा मिस्टेक्स। ये काफ़ी बेसिक फॉर्म है तो वो भर सकते हैं। किसी के मेंटरिंग में कोई बड़ा भाई है या कहीं साइबर कैफे में अच्छे से उसको बताने वाला है तो वो आराम से भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है सर, तो अभी डेफिनेटली मैंने देखा है कि आपको पेरेंट्स भी आते हैं कंसल्ट करने। आप बोल रहे जैसे रिजल्ट लगने के बाद बार बार यहाँ आते, डायरेक्टली आते हैं, जैसे मैंने भी देखा है अभी। तो आप बताओ कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में बच्चों ने कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वही फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे उनको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। तो उसमें उनका एक स्टेट मेरिट नंबर होता है, कैटेगरी मेरिट नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं कॉलेज लगने में? पहले तो मेरिट लिस्ट के बारे में भी एक चीज़ मैं कंफर्म करा देता हूँ। जैसे आपने पूछा है कि मेरिट लिस्ट लगने वाली है, तो ये अज्यूम करते हैं बच्चे के कॉलेज में एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। ऐसी कोई लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती कॉलेज में, या ऑनलाइन डिस्प्ले होती है। ऑनलाइन जो लिस्ट डिस्प्ले होती है वो हज़ारों लाखों बच्चों की होती है। तो बच्चे को अपने को लॉगिन में जाने के बाद एक अपना लॉगिन करने के बाद एक मेरिट लिस्ट कार्ड मिलता है, मेरिट कार्ड, उस पर बच्चे की डिटेल्स होती है। उस डिटेल्स में उसको 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती है। मार्क उसके जो कि ऑलरेडी फीडेड रहते हैं, दूसरा उसकी कैटेगरी, और तीसरा उसका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से उसने 10th पास किया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का इसलिए ज़रूरी है कि होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 70% कोटा होता है और अदर होम के लिए 30% कोटा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट भी उसका बहुत ज़रूरी है कि उसने प्रॉपरली मेंशन करे। और सबसे बड़ा एक रिजर्वेशन जो उसमें होता है, जो बच्चे माइंड नहीं करते या उतना, एक टेक्निकल रिजर्वेशन होता है हमारा इसमें 15%। बच्चा अगर 10th में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लेके पास करे, वो उसमें स्पेशली उसने मेंशन करना चाहिए कि मुझे टेक्निकल था 10th में, उसका 15% सीट्स अलग से रिजर्व होती है। ओके। और जो सीबीएसई के बच्चे रहते हैं जिनको आईटी सब्जेक्ट रहता है या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी सब्जेक्ट रहता है, वो भी टेक्निकल कंसिडर होता है या प्योर टेक्निकल ही टेक्निकल? सीबीएसई के बच्चों का आईटी वाला सब्जेक्ट टेक्निकल कंसिडर नहीं होता। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था एक बच्चे ने। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आप याद रखो कि 8वीं 9वीं 10वीं में एक टेक्निकल हाई स्कूल जो रहता है, वहाँ से एक सब्जेक्ट स्पेशली पढ़ना होता है और बोर्ड उसकी एग्ज़ाम लेता है अलग से टेक्निकल सब्जेक्ट बोल के। तो वो सब्जेक्ट ही टेक्निकल कंसिडर होता है, आईटी या वोकेशनल सब्जेक्ट टेक्निकल कंसिडर होता है। क्योंकि हमारे स्कूल में भी था, उसमें प्रॉपर आपको शीट्स निकालनी पड़ते हैं, शीट मेटल के, जैसे वर्कशॉप में करते हैं ना बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में, वो सब उनका होके रहता है। आइसोमेट्रिक वेव और आई मीन जो भी हमारे ड्राइंग के बेसिक्स रहते हैं ना, इलिप्स, पैराबोला, वो सब होके रहता है। क्योंकि जब मैं पॉलिटेक्निक में गया था खुद, तो बोले अरे यार ये तो हुआ है हमारा 9th में, ये तो 10th में हुआ है। तो वो बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहते हैं और अच्छे से वर्कशॉप भी प्ले करते हैं। उनके ड्राइंग का जो फिनिशिंग भी रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। उनको पता रहता है कि कौन सा कितने mm में लिखना है, सब चीज़ें उनकी पता रहती है। सो थैंक यू सर, वो भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अभी हम जाते हैं कैप राउंड पे। तो ये फिर होता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बच्चों ने देखना चाहिए कि, तो इसमें क्या देखना चाहिए सीट मैट्रिक्स? ये जो सीट मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, ये पूरे महाराष्ट्र के हर कॉलेज की हर ब्रांच की पोजीशन दी जाती है इसमें। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती में अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ब्रांच में 60 सीट्स है। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहले जो सीट्स होती है उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टेक्निकल में भी फिर कैटेगरी ओपन, नॉन टेक्निकल में कैटेगरी ओपन, फिर ओपन में अगर दिए तो 30% रिजर्वेशन वुमेंस के लिए, फिर जनरल, वैसे ही नॉन टेक्निकल में 30% वुमेंस, फिर ये। तो ये बड़ा लंबा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों को एक चीज़ क्लियर होने के लिए कि किस कॉलेज में किस ब्रांच के लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, एक सीट मैट्रिक्स चार्ट डिस्प्ले होता है ये ऑप्शन फॉर्म के 1-2 दिन पहले, ताकि आप भर सके किस कैटेगरी में आपको भरना है, तो आपको एक सहूलत मिल सके कि कहाँ कितनी सीट्स हैं। उसके लिए एक सीट मैट्रिक्स चार्ट डिस्प्ले होता है ऑनलाइन डीटी की वेबसाइट पे। हाँ, मीन्स वहाँ से आपको और इंस्टीट्यूट का कोड मान लीजिए, उस ब्रांच का कोड, वो सब चीज़ें भी अच्छे से पता चल जाती है। कॉलेज में है ही नहीं है, कभी कभी तो यार इस कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच चाहिए, ऐसा कहीं तो भी सुना होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है। तो आप जाके देख सकते हो, तो वो सब चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इन केस। तो अभी रहता है सर ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जब बच्चा ऑप्शन फॉर्म भरता है तो कितने ऑप्शंस भर सकता है, और इसमें कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? जैसे आपने पहले ही बोला कि इसमें ही गलतियाँ होती हैं। एक्चुअली बच्चे को जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है तो बच्चा ऑप्शन फॉर्म के लिए सोचता है। जैसे अब हमारे पास मैक्सिमम लोग जो आते हैं ये कंप्यूटर आईटी की डिमांड लेके ज़्यादा आते हैं। राइट। तो हमको पुराना कट ऑफ पूछते हैं कि पुराना कट ऑफ कितना है, और फिर कट ऑफ के हिसाब से वो मायूस होते हैं कि इतने कट ऑफ है तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा सजेशन ये होता है कि चूँकि ऑप्शन फॉर्म में आप 300 ऑप्शंस भर सकते हो, 300 ऑप्शंस,
एक सीट पता भी आपको कि नहीं मिल रही है लेकिन आपकी इच्छा है, वो सीट पहले भरो। राइट। अगर जिस कॉलेज में आपको पता है कि इस कॉलेज का कट ऑफ 95 है लेकिन मेरा 70% है, मुझे नहीं मिलने वाली 95 की सीट, लेकिन आप वही ऑप्शन भरो क्योंकि आपके पास 300 ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो 300 ऑप्शंस पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस लेंगे तो 42 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 15 नॉन एडेड कॉलेजेस है और बाकी तो प्राइवेट मिला के 300 के आसपास है। तो अगर आपने कवर किया तो पूरा महाराष्ट्र कवर हो सकता है 300 ऑप्शंस में। जो आपको चाहिए वही ऑप्शन भरो, मिलो या ना मिलो। ओके। और इसमें ख़ास ख्याल ये ज़रूरी होता है कि जो आपको चाहिए पहला ऑप्शन कंपलसरी होता है। अगर पहला ऑप्शन आपको मिल गया और आपने एडमिशन कंफर्म नहीं किया तो आप प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। ओके। तो पूरी प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। पूरी प्रोसेस से सिर्फ कैप 2 भी नहीं कर सकते? कैप 2 कैप 3 में आप नहीं ले सकते। आप सिर्फ काउंसिलिंग राउंड में आ सकते हैं जो स्पॉट एडमिशन राउंड होता है। स्पॉट एडमिशन राउंड भी एक चीज़ ये है कि सीट अगर बचती है तो ही होता है। ओके। तो प्रोसेस से ऑलमोस्ट बाहर हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो वही डालना चाहिए कि जो आपको रिक्वायर्ड है और जिसको आपको कंफर्म करना है। और उसके बाद भी अगर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां ऑप्शंस डाले आपने और आपको वहाँ एडमिशन कंफर्म नहीं करना है तो भी आप उसको बेटरमेंट करके छोड़ सकते हो। बेटरमेंट में आपने प्रोसेसिंग फ़ी भरना है और अगले राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड का ऑप्शन भरना है आपको, जहाँ से बाद में वैकेंसी डिस्प्ले होती है, कहाँ जो है तो कॉलेजेस में वैकेंसी, उसके हिसाब से आपने फॉर्म भरा। जो आपको ऑलरेडी मिला था पहले राउंड में सबसे लास्ट में ऐड होता है और आपको कहीं अच्छी जगह मिलता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो वो सीट आपकी बची हुई रहेगी। तो यहाँ सर मेरा डाउट है, देखिए अब बहुत ही सिली डाउट है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। बच्चे छोटे ही है, 10th ही पास किया है, तो कभी बच्चे के दिमाग में होता है कि मैंने जितना जल्दी मेरा ऑप्शन डाल दिया जो मुझे लग सकता है वो लग जाएगा, ऐसा रहता है। उनको ये नहीं पता होता कि पूरा ही फॉर्म स्कैन होगा और जहाँ परसेंटेज रहेगी नहीं। तो ये मिथ है सर, राइट? मिथ है क्योंकि है अभी कमेंट्स में पूछते बच्चे कि सर मैंने अगर मुझे जो कॉलेज चाहिए अगर वो मैंने सेकंड नंबर पे डाला तो उसके चांसेस ज़्यादा रह गए ना सर। तो वैसा नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग होता है। हमें मीन्स मैं मेरा भी याद कर रहा हूँ जब मैंने भी ऑप्शन फॉर्म फिल किया तो ये सब डाउट्स रहते हैं बच्चों के। सेकंड सर एक डाउट रहता है बच्चों का कि अब हमारे टाइम पे कैसा होता था कि आपने वो बेटरमेंट कर लिया तो आप पूरा फॉर्म एडिट कर सकते थे ऑप्शन फॉर्म। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए मुझे फर्स्ट राउंड में 3rd नंबर पे लगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यवतमाल, तो उसके ऊपर के ही कॉलेज स्कैन हो गए या मुझे एडिट भी करने के लिए मिलेगा? नहीं, पूरा फॉर्म आप डबल से भर सकते हो। ओके। अगर आपने बेटरमेंट किया जिस सीट के लिए वही एक सीट आपकी सबसे लास्ट में ऐड होगी, बाकी आप फिर से 299 ऑप्शंस फिर से भर सकते हो ऊपर। ओके। इवन जो आपने पहले चूज़ किए थे उसको ड्रॉप भी करना होता आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो। पहले ऑप्शन फॉर्म में आपने जितने ऑप्शंस भरे थे उसमें से जो मिली हुई सीट है वो छोड़ के आप पूरे ऑप्शंस ड्रॉप कर सकते हो, फिर से नए ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। ओके। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, फ्रीज, फ्लोट एंड बेटरमेंट। अभी वो कंसेप्ट पुराना था, फ्रीज, फ्लोट, बेटरमेंट। अभी 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, फ्रीज और बेटरमेंट। फ्रीज यानी कि पहला ऑप्शन फ्रीज हो जाएगा? नहीं, वो पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज होता है। लेकिन बाद में तुमको अगर 10वां ऑप्शन भी मिला है लेकिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, तो तुम उसको फ्रीज कर सकते हो एंड you have to report the college for admission। और अगर तुमने फ्रीज किया, कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारा वो सीट चली जाएगी। ठीक है। चलिए तो अभी जैसे मान लीजिए मैं कंडीशंस लेता हूँ सो दैट बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझेगा। मैंने फ्रीज कर लिया खुद से, सेल्फ फ्रीज बोलो, सेल्फ फ्रीज कर लिया तो मुझे कॉलेज को रिपोर्ट करना है, एडमिशन्स करना है और मैं राउंड से बाहर हो जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर हो गया मेरा प्रोसेस हो गया। सेकंड होता है ऑटो फ्रीज, जो कि पहला हो गया तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, आपको वो एडमिशन लेना है, अगर नहीं ली तो आप आउट ऑफ द राउंड हो जाओगे। फिर आता है बेटरमेंट, अगर आप बेटरमेंट सिलेक्ट करते हो तो फिर आप आगे राउंड्स में प्ले करोगे और साथ में आप आपका ऑप्शन फॉर्म पूरा एडिट कर सकते हो, 399 ऑप्शन, सॉरी 299 फिर से ऑप्शंस डाल सकते हो। ये है सर। अभी जब बच्चा रिपोर्ट करता है कॉलेज में तब क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या पूरे ही डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल, तो वो थोड़ा आप बताओगे कि वो प्रोसेस कैसे होता है बच्चे का? डीडी, हाँ उसमें डीडी भी बताइए क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि जब बच्चा रिपोर्टिंग के लिए आता है उसने एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन किया था जितने डॉक्यूमेंट उसने क्लेम किए हैं उसकी टीसी मार्कशीट्स तो अब हमको लगेगी एडमिशन के लिए। ओके। लेकिन इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल जितने डॉक्यूमेंट उसने क्लेम किए वो सब ओरिजिनल के साथ जेरोक्स सेट हमको लगते हैं। राइट। वहाँ से हम वेरीफाई करके उसका एडमिशन कंफर्म करते हैं। फीस का जो इशू है ये आजकल हमने डीडी का जो है कंसेप्ट थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हर कॉलेज में ऑनलाइन फ़ी का प्रोविज़न हो गया। हमारे यहाँ भी SBI कलेक्ट पे फ़ी हम लेते हैं, वो फैसिलिटी हम यहाँ देते हैं बच्चों को उसके कार्ड से या गूगल पे से या फ़ोन पे से
तो ऑनलाइन पैसे लिए जा सकते हैं। बहुत से कॉलेजेस जो है, कुछ कॉलेज में जहाँ इंटीरियर है तो कैश भी ले लेते हैं। ओके। हालांकि ये सब कॉलेज मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि बच्चों को किस तरीके से सहूलत हो, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं वो फैसिलिटी। कोई किसी के पास कैश है और ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं है तो हमारा स्टाफ भी कई मरतब हेल्प कर देता है, अपने लॉगिन से पैसा भर के वो सब कर देते हैं। तो अभी वो DDVD का उतना मतलब नहीं रहा। अमरावती में जैसे हॉस्टल अवेलेबिलिटी है या बाकी कॉलेज में भी आपने आई मीन आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है मुर्तज़ापुर, खामगांव या अपना वाशिम, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हॉस्टल्स रहते हैं तो उसका एडमिशन फॉर्म या जो भी रहता है एनरोलमेंट फॉर्म तभी भरना पड़ता है या बाद में भरना पड़ता है? नहीं, जिस वक्त हम एडमिशन की एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जब बच्चों को हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं चूँकि हमारे पास 3 राउंड होते हैं तो हम बच्चों को उसी वक्त में जो विलिंग है ऐसे जो हॉस्टल के लिए उनसे फॉर्म भरवा के लेते हैं और तीसरे राउंड के ख़त्म होने तक हम एक मेरिट लिस्ट तैयार करके लिस्ट डिस्प्ले कर देते हैं ताकि जब बच्चे हॉस्टल में आएँ तो उनको एडमिशन मिले। लेकिन थोड़ा सा इस बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स ये बता दूँ कि हॉस्टल इंटेक मान लो हमारे पास 180 का बॉयज़ का है ना, गर्ल्स का जो है तो 120 का 140 का, और हमारा टोटल इंटेक 2000 का है। फर्स्ट ईयर का इंटेक हमारा EWS वगैरह मिला के 720 का है और फर्स्ट ईयर के बच्चों के हिस्से पे 70 से 80 सीट्स आती है। तो फिर यहाँ पर भी हमको ब्रांच वाइज और परसेंटेज से और कैटेगरी वाइज एडमिशन देने होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे उसमें एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती एक ऐसा प्लेस है कि आसपास में बहुत अच्छी जगह, हाँ, एक रेसिडेंशियल एरिया में है। तो अभी ये हो गया पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ऑप्शन फॉर्म और कॉलेज रिपोर्टिंग। अब कैप राउंड 2 आता है, कैप राउंड 2 में भी सेम ही प्रोसेस आएगी, फिर से वैकेंट सीट्स अपलोड होगी, फिर से ऑप्शन फॉर्म भरेगा बच्चा, एडमिशन कंफर्म करेगा और तीसरे राउंड की भी वही प्रोसेस होती है। मान लीजिए अभी इन तीनों राउंड में बच्चों को कॉलेज नहीं लगता है या जो चाहिए वो नहीं लगता है, तो इसके बाद कौन से राउंड्स रहते हैं जो बच्चा कर सकता है? थर्ड राउंड में ऑलमोस्ट सबके लिए कंपलसरी होता है कि एडमिशन्स कर ही ले, क्योंकि उसके बाद कोई राउंड है नहीं। थर्ड राउंड में जिन लोगों ने एडमिशन्स नहीं लिया है वही सीट्स जो है तो काउंसलिंग राउंड के लिए जाती है, जो स्पॉट एडमिशन राउंड होता है। उसमें बहुत सारी सीट्स नहीं बचती है, उसमें सिर्फ वही सीट्स जो थर्ड राउंड तक बच्चों को अलॉट हुई और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है ना। तो अच्छे ब्रांचेस तो उसमें कम बचती है, बाकी ब्रांचेस जो बचती है 1-1, 2-2 सीट्स, तो वो भी जिस कैटेगरी के कैंडिडेट की सीट खाली है पहले प्रेफरेबली उसी कैटेगरी को देनी होती है, बाद में उसको ओपन करना होता है। ओके, तो प्रोसेस करो। तो सर हमने पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से डिस्कस की और आपने काफ़ी अच्छे से बताई है। अब हम थोड़ा जो बच्चों के डाउट्स है, जो कमेंट्स में बच्चों ने पूछे, काफ़ी डाउट्स है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब मेरे डाउट्स ना काफ़ी सिली भी हो सकती है, मेरे बच्चों के डाउट्स ऐसे बच्चों के डाउट्स है और सिली नहीं बोला जा सकता, उनको बच्चे जो है तो ज़्यादा और कॉशियस होते हैं और उनके डाउट्स रहना भी चाहिए। ओके सर, 10th मध्ये एक विषय बॅक राहिला तर डिप्लोमाची प्रोसेस कसे राहील? डिप्लोमामध्ये ॲडमिशन भेटणार की नाही भेटणार? मग नहीं, हमारे पास तो कंप्लीट क्लियर स्टूडेंट चाहिए। ये बीच में 4-5 साल पहले चला था कि 10th में एक बैक है तो वो 80 के 80 में उसको 11th में एडमिशन दो, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे डिप्लोमा में नहीं है, क्लियर पास आउट चाहिए। ओके, ठीक है। फिर ओके सर, पॉलिटेक्निकचा सिलेबस बच्चों को अभी से पढ़ाई की भी चलो ये टॉपर ही होगा शायद अच्छे, पर सर पॉलिटेक्निकचा सिलेबस 2025 सांगा ना प्लीज सर, शॉर्ट में अगर आप बता पाओ। बिल्कुल। असल में महाराष्ट्र में एक 7-8 इंस्टीट्यूट छोड़ के जो ऑटोनॉमस है, सारे इंस्टीट्यूट MSBT के अंडर में चलते हैं। MSBT जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सिलेबस डिज़ाइन करने वाली अथॉरिटी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। तो इसकी वेबसाइट पे हर ब्रांच का फर्स्ट ईयर से 6 सेम तक, फर्स्ट सेम से 6 सेम तक हर स्कोर का सिलेबस जो था अवेलेबल है, डिटेल कंटेंट के साथ अवेलेबल है। आप उसमें करिकुलम के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे ब्रांच चूज़ करो, उसका ईयर चूज़ करो, आपको सिलेबस मिल जाता है कंटेंट के साथ। ठीक आहे सर। सर 12th बेसवर ॲडमिशन करायचं आहे तर पर्सेंटेज किती पाहिजे, कोणत्या बेसवर ॲडमिशन होते, प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका परसेंटेज के बेसिस पे होता है या 12th का भी परसेंटेज के बेसिस पर ही होता है। 12th का प्रोसीजर थोड़ा सा क्रिटिकल केस है कि उसमें भी 10% सीट्स भरनी है, ओके, प्लस जो फर्स्ट ईयर में वैकेंट सीट्स है वो भरनी है, और जो अच्छी ब्रांच है उसमें अगर 10% है तो 6 सीट्स आती है, उसमें भी रिजर्वेशन आ जाता है। रिजर्वेशन उसमें पहले कास्ट का नहीं आता, उसमें आता है 12th साइंस का, ओके, ITI का, MCVC का, ये रिजर्वेशन पहले होता है। फिर उसके बाद में कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, इसलिए वहाँ पर एक हायर परसेंटेज के साथ ही बच्चों को चांस मिल सकता है अच्छे कोर्सेज के लिए। तो 12th में PCM ग्रुप रहना कंपलसरी है। बीच में किसी वक्त में 5-7 साल पहले PCB को भी उन्होंने एलिजिबल किया था, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से फिर से वो वापस उन्होंने एलिजिबिलिटी चेंज की और PCM ग्रुप, ITI
ओके। और MCVC में पहले किसी भी कोर्स में एडमिशन होती थी, अब उसकी भी एडमिशन लिमिट कर दिया उन्होंने। 7-8 कोर्सेज है जिसमें MCVC को एडमिशन मिल सकती है। MCVC का बहुत ज़्यादा इधर उन्होंने रखा नहीं है प्रोविजन। फिर से बच्चों का डाउट आहे, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक अमरावती गर्ल्स हॉस्टेलचा क्रायटेरिया काय असतो? तो वही मेरिट ही है, क्राइटेरिया मेरिट ही है। क्राइटेरिया ओके ओके, ये तो डाउट आपने क्लियर किया है, फिर भी मैं कर लेता हूँ। सर आई एम अ CBSE स्टूडेंट एंड आई वांट टू डू डिप्लोमा। सर आई एम हैविंग अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बोर्ड्स। सर विल इट IT विल बी एप्लीकेबल एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने नो ही किया था उनको। नो, तो आपको प्रॉपर टेक्निकल होना चाहिए। फिर है सर, माझी कास्ट ओपन मधून ACBC आहे तर मला नॉन क्रिमिलियर लागेल का? नॉन क्रिमिलियर की कंडीशंस गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड की है उसके लिए तो लगना है। 12th कॉमर्स तो चलेगा ही नहीं बच्चों, 12th कॉमर्स वाला। सर 10th, हाँ कर्नाटका का आपने बोला था, हाँ या एक केस थोड़ा अलग है। सर 10th फ्रॉम कर्नाटका स्टेट, कैन आई गॉट एडमिशन फॉर माई डॉटर इन अ लातूर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज और इन अ सोलापुर, हाउ वी अप्रोच? आई एम फ्रॉम बसावल कल्याण बिडार डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्लीज? तो इनको कैसे हो सकते हैं जैसे आपने बोला? नहीं, पहले तो ये कि अगर वो बंदा कर्नाटक से बिलोंग करता है तो उसका फादर, कैंडिडेट का फादर या मदर या कैंडिडेट, तीन में से किसी का भी अगर महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो महाराष्ट्र का कैंडिडेट ट्रीट हो सकता है। लेकिन किसी का भी नहीं है तो फिर ऐसे कैंडिडेट जो है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इनको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कैपमी राउंड में भरना होता है। एक OMS कैंडिडेट बोल के इनको ट्रीट किया जाता है अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट, और जो 15% कोटा प्राइवेट कॉलेजेस में होता है उस कोटे में इनको एडमिशन दी जा सकती है। ओके, गवर्नमेंट में इसके लिए कोटा कोई नहीं। सर मेरे 12th में इस साल 69.67% है, बट मुझे 10th में 84.20% है। 10th के बेसिस पे एडमिशन लेना है 2025-26 में, तो क्या मुझे गैप सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि तुमने कुछ किया नहीं। ओके। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि 10th के बेसिस पर लेना है तो हमको 10th की TC देना, ऐसा नहीं है। बच्चे ने अगर 12th किया है, इवन BSc किया है, ओके, तो भी अगर वो 10th के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहे तो प्रोसेस उसने करना है और TC वो देना है जो उसकी लास्ट की है। BSc की भी TC दिया तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको गैप सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो लेकिन काफ़ी टाइम बच्चा गैप सर्टिफिकेट निकाल के रखता है, आपके पास भी वो गलत निकालता है। निकालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। कुछ लोग उसको सजेस्ट करते कहते गैप मतलब एक्चुअली तुमने एजुकेशन छोड़ा, खंड गिरा तुम्हारा, तो ही गैप है। अदरवाइज तुमने 12th पास किया तो गैप कहाँ हुआ? राइट। तो तुम 12th के डॉक्यूमेंट दो ना कि हमने 12th पास किया है या फेल किया है, उसकी TC है, तो हम कैरी ऑन करते हैं इसको। आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो 10th के बेसिस पे करोगे, पूरा चीज़ें 10th के बेसिस पे होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू नीड टू गिव अ 12th स्टैंडर्ड TC और BSc जो भी आपने किया होगा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ठीक है, चलिए इतने डाउट्स है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डाउट सेशन। अब थर्ड में आपके कुछ ऐसे 2-3 टिप्स होंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो आप डेफिनेटली दीजिए सो दैट। पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी एक टिप्स मैं जो इस प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ वो यही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो पॉलिटेक्निक थ्रू जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह है भरपूर कि आजकल 11th-12th में जो थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चे को कॉलेजेस में तो कम पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन्स पे ज़्यादा हो रही है और लाखों रुपए फीस जो ट्यूशन की भरनी होती है, और साथ ही साथ बच्चे को CET हो या IIT के लिए जो एग्ज़ाम्स देने उसके लिए तैयारी जो करनी पड़ती है उसमें मेहनत खूब है। तो वहाँ पर अगर इंजीनियरिंग ही अल्टीमेट टारगेट है तो आप पॉलिटेक्निक थ्रू जा सकते हो, क्योंकि ड्यूरेशन आपका सेम है, 10th के बाद 3 इयर्स और पॉली के बाद 3 इयर्स, 6 इयर्स में होता है। सेकेंडली आपको यहाँ बहुत कम खर्च होता है। अगर कास्ट का कैंडिडेट है तो 3-4 हज़ार रुपये साल की इसकी कॉलेज की फ़ी होती है, और ओपन का कैंडिडेट 8-9 हज़ार रुपये। साथ ही साथ हर कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लड़कियों के लिए तो मैं ख़ास बोलना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक में NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो स्कॉलरशिप है, प्रगति योजना है, जो बच्चे जिसके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए सोनाथन, और कुछ अगर फिज़िकली हैंडीकैप है उनके लिए स्कॉलरशिप 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप हमारे पास मिलती है। और आपको ये बताते मैं खुशी होंगी कि लास्ट 2 ईयर बिफोर महाराष्ट्र में NSP स्कॉलरशिप जो मिलती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती पूरे महाराष्ट्र में टॉप मोस्ट तक जहाँ की लड़कियों को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली थी। उस साल हमारे पास 136 लड़कियों को 50,000 पर ईयर नहीं बल्कि 3 इयर्स का ही होता है पूरा, 1.5 लाख, तो उसमें बच्चे का कंप्लीट एजुकेशन हो 1 से 1.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स हमारे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती के लड़कियों को मिली है।
और इसके अलावा जो समाज कल्याण से हमको मिलती है, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल बर्डन कम होता है गार्जियन का, और डिप्लोमा लेके जाने के बाद डिग्री में थोड़ा सा अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है। राइट होता है। बच्चों को कहीं होम सिकनेस वगैरह जो होती है वो भी यहाँ पे इतना मेकअप हो जाते हैं चीज़ें, करिकुलम बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है। तो इसके हिसाब से बच्चे को प्रेफर, अगर इंजीनियरिंग ब्रांच ही चूज़ करनी है तो इधर से जाना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा अपना सजेशन है। बाकी जो लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं तो उनका एक अलग लाइन होता है। आईआईटी में पॉलिटेक्निक थ्रू एडमिशन IITs NITs में नहीं मिल सकती आपको, बाकी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल जाती है, प्राइवेट गवर्नमेंट। IITs NITs किसी का अगर टारगेट है तो उसने फिर ओके। और हमारा जो पॉलिटेक्निक है महाराष्ट्र का, उसका फिर मुझे हाँ है वैसे मिल सकती है एडमिशन, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने तो गुजरात से इंजीनियरिंग किया। तो बाकी कॉलेजेस मीन्स ऑल ओवर इंडिया में अपार्ट फ्रॉम नेशनल कॉलेजेस, जैसे उनके यहाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट कॉलेजेस है लाइक MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो वहाँ हमें मिल सकती है एडमिशन, मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटेक्निक मिल सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो उनका रिजर्वेशन, स्टेट रिजर्वेशन ज़्यादा होता है। रिजर्वेशन ज़्यादा होता है। प्राइवेट कॉलेज तो किसी भी स्टेट में, आपको याद होगा कि अभी तो अपने पास इधर एडमिशन्स नहीं आते, शुरू के दिन जब 99-2000 की बात है, बडनेरा पॉलिटेक्निक है या जितने पूसद गवर्नमेंट प्राइवेट पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, सॉरी, वहाँ पे जम्मू, पंजाब, हरियाणा, बिहार, सब हर स्टेट के बच्चे होते हैं, तो सेम पॉलिसी हर जगह। बल्कि अदर स्टेट ने तो ज़्यादा ओपन किया एडमिशन्स को। राइट। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो भी महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा किया है, लेकिन हर स्टेट के लिए तो कहीं के बच्चे कहीं के भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा सर ने पूरी प्रोसेस अच्छे से इन सिंपल वर्ड्स हमें समझा के बताई है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहाँ मैं आपको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सर आप भी वहाँ अगर रिवर्ट बैक कर सको, काफ़ी बिजी हो जाएगी सर 19-20 के बाद, सर के पास काफ़ी फिर आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। फिर भी हम वहाँ आपके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी समझ में आए प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी स्लो एंड स्टडी वे से, सिंपल वे से हमने डिस्कस करेंगे, पूरी कोशिश की। और साथ ही अगर आपको फिर भी डाउट, डिफिकल्टी और पर्सनली आप कनेक्ट करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फिल आउट कर सकते, सो दैट वहाँ हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस, और आपका एक अच्छा कॉलेज लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।